रेखा गुप्ता जी की सरकार बन गई है। लेकिन क्या स्थितियों में परिवर्तन आएगा? इसके पहले 10 साल तक अरविंद केजरीवाल की सरकार रही और उनकी लगातार केंद्र सरकार के साथ लड़ाई होती रहती थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, उनके साथ लगातार स्ट्रगल चलता रहता था कि कौन बड़ा। तो क्या अब उस स्थिति में सुधार आएगा कि दिल्ली के सीएम बेचारे ही बने रहेंगे? और इसकी स्थिति हमें ये जान के पता लगेगी कि इसके एग्जैक्ट अधिकार क्या है। दिल्ली सरकार क्यों अन्य राज्यों की तुलना में कमजोर है? उसके कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको हम यहां पे समझने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या स्थिति बनेगी और दिल्ली के डेवलपमेंट में ये कैसे एक रुकावट के रूप में काम करता है कि अगर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार लगातार उलझे रहेंगे तो रुकावट तो लगेगी ही किसी भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में। In this video, we will discuss what is the points of tussle between central government and Delhi government. Will there be a change in the status of Delhi government because Arvind Kejriwal government continuously in his 10 years regime challenged authority of Lieutenant Governor in Delhi. He always criticized role of central government in Delhi and accused central government that Delhi government is not working because obstacles created by central government. Will there be a change in the future because new government elected by the people of Delhi under the leadership of Rekha Gupta? So will there be a change in the status of CM of Delhi? Will there be a peaceful relationship between the Lieutenant Governor of Delhi and CM of Delhi? What is the constitutional provision in this regard? A role of Supreme Court? ये सब जो मसले हैं ये हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत स्पष्ट सा एक मत है कि क्या दिल्ली सरकार एक इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में काम करती है? तो एक बात समझिए कि दिल्ली की सरकार, जो दिल्ली की सरकार है, वो एक यूनियन टेरिटरी है। जो ये दिल्ली गवर्नमेंट है ये एक यूनियन टेरिटरी है जिसको कि हम संघ शासित प्रदेश कहते हैं। यूनियन टेरिटरी पर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर या जिनको कि हम उपराज्यपाल कहते हैं उनको नियुक्त कर दिया जाता है और कंटिन्यूअसली वो दिल्ली सीएम को हर प्रकार की अथॉरिटी देते हैं कि वो काम कर पाए। अगर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कहेंगे कि दिन है तो दिन होगा, अगर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कहेंगे कि रात है तो रात होगा। ये स्थिति है लेफ्टिनेंट गवर्नर की। एवरीथिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर and he or she is directly appointed by the central government, representative of central government, without the consultation, without the approval of lieutenant governor, Delhi government will not take any decision. Even a single penny will not be dispersed without the approval of lieutenant governor of Delhi. ये स्थिति है। एक चवन्नी तक खर्चा नहीं कर सकती है ये सरकार अगर केंद्र सरकार ना चाहे तो यहां पे ये स्थिति है। तो देखिए बहुत क्लियर सी बात है कि इनकी स्टेटस क्या है। क्या ये अब बहुत मजबूत हो जाएंगे क्योंकि अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी बीजेपी की है और अब स्टेट गवर्नमेंट भी बीजेपी की हो गई, तो क्या इससे बहुत फर्क पड़ जाएगा, बहुत ताकतवर हो जाएगी दिल्ली सरकार? तो आइए समझते हैं इसको कुछ पॉइंट्स में। देखिए अगर हम दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें तो जो दिल्ली गवर्नमेंट है ये इसकी स्टेटस में सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो अन्य राज्यों से अगर आप कंपेयर करेंगे, अगर हम स्टेटस देखें दिल्ली गवर्नमेंट की और हम अदर स्टेट्स की देखें, जो क्योंकि जो अन्य राज्य हैं वो ताकतवर हैं दिल्ली गवर्नमेंट से, चाहे यूपी हो, बिहार हो, कोई भी पूर्ण राज्य हो तो वो ताकतवर है। तो दिल्ली गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जो वीकनेस है, वीकनेस क्या है, ग्रेटेस्ट वीकनेस ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, और वो है कि अगर आप देखेंगे कि जरा ये पुलिस के अधिकार देखिए, पुलिस के मामले में इनके पास कोई अधिकार नहीं है। और यही अगर अन्य राज्यों में देखेंगे तो सारे अधिकारों के साथ पुलिस भी इन्हीं के पास रहती है। ऑल द राइट्स इन टर्म्स ऑफ पुलिस इज द इश्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो ये स्थिति है पुलिस के मामले में। तो ये तो पहली कमजोरी दिखाई दे रही है कि सभी अधिकार पुलिस के राज्य सरकार के पास होते हैं लेकिन दिल्ली सरकार के पास नहीं है। ये होम मिनिस्ट्री जो केंद्र सरकार की है, गृह मंत्रालय, उसके अंतर्गत काम करता है। यानी कि
अमित शाह जी इसके हेड हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर या कानून व्यवस्था बनाने के लिए कई बार सेंट्रल एजेंसीज को, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनको डिप्लॉय करना पड़ता है। तो सीएम के पास यह अधिकार होता है कि वह तुरंत केंद्र सरकार को यह बात भेजे कि हमारे यहाँ दंगे हो गए हैं या कुछ पीसफुल एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो गई हैं और इसलिए हमको पैरामिलिट्री फोर्सेस चाहिए राइट्स की स्थिति में, दंगों की स्थिति में। लेकिन दिल्ली में ये अधिकार इनके पास नहीं है, ये भी केंद्र सरकार के पास है। लॉ एंड ऑर्डर इशू ऑल्सो वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, नथिंग टू डू विथ सीएम ऑफ दिल्ली। तो यहां भी वो कमजोर हो गया। और यहां पे अगर लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे तो यह अन्य राज्यों में ये भी सीएम का अधिकार है कि वो केंद्र सरकार को बताए कि उसको जरूरत है कि नहीं है। यहां पे दिल्ली सरकार को यह भी अधिकार गए। तीसरी जो बात है वो लैंड की है। अगर भूमि के मसले में देखें तो अब जैसे अन्य राज्यों में आप देखेंगे कि लैंड जो इशू है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, लेकिन यहां पे दिल्ली में क्या है, इशू ऑफ लैंड डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो शहरी विकास मंत्रालय है उसके अंतर्गत दिल्ली की जो भूमि के मामले हैं वो आते हैं। तो इस मामले में बहुत कमजोर हो गई है। जो चौथी बात है महानगर पालिका, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, तो इनके पास जो दिल्ली की सरकार है उसको नगर पालिका, जो महानगर पालिका है, उस पर भी अधिकार नहीं है। तो सोचिए कितनी कमजोर ये सरकार है। इट्स अ वेरी वीक गवर्नमेंट, इवन गवर्नमेंट। तो ये सीधे जो है राज्य सरकारों के अंडर में आते हैं। तो इस मामले में भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थिति हो गई। और जो सबसे बड़ा अंतर आता है यहाँ पे, पांचवा पॉइंट, और वो है एलजी की स्थिति। जरा देखिएगा एलजी, ये जो पांचवा पॉइंट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ही सुप्रीम है यहाँ पे दिल्ली में, बिना इनके एक पत्ता नहीं सरक सकता है। Lieutenant Governor is the representative of central government and without his or her approval, even single penny will not be disbursed. एक चवन्नी तक नहीं खर्चा हो सकती है बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर के कहे हुए। तो यहाँ पे भी बड़ा कमजोर स्थिति है। लेकिन अगर आप अन्य राज्यों में देखिए, गवर्नर खाली नाम मात्र के ही होते हैं। वो चाहे या ना चाहे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं सीएम को, क्योंकि उनको संविधान बहुत सारी अथॉरिटी देता है। तो यहां पे थोड़ी कमजोरी हो जाती है दिल्ली सरकार की, इन 5 पैरामीटर्स पे बहुत कमजोर है। और जब ये पांचों अधिकार ही छीन लिए तो फिर बचा क्या? कुछ भी नहीं। तो एक डमी जैसा काम करने का अधिकार होता है, क्योंकि यहीं पे केंद्र सरकार है तो वो नहीं चाहेगी कि यहाँ पे स्थिति कभी बदले। और यही आरोप केजरीवाल लगातार लगा रहे थे। तो इसका मतलब कि उनको काम करने की अथॉरिटी उतनी नहीं दी जा रही थी। तो क्या केंद्र सरकार ये चाह रही थी कि इनको काम करने को न मिले, जिससे कि इनकी ग्राउंड्स कमजोर हो? बिल्कुल ठीक बात है। दैट इज द पॉलिटिक्स, साम दाम दंड भेद, बाय द हुक और बाय द क्रुक। एनी हाउ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज ऑलवेज वांटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, दैट्स इट। तो कोई भी सरकार होगी, कोई भी पार्टी होगी, वो यही चाहेगी सरकार बने। तो इसमें कौन सी नई बात है? वो आम आदमी पार्टी भी करेगी, वही कांग्रेस भी करेगी, वही बीजेपी भी करेगी। जितनी भी दल हैं उनका एकमात्र उद्देश्य है सत्ता की प्राप्ति और कुछ भी नहीं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी इज टू फॉर्म द गवर्नमेंट, दैट्स इट। अब वो चाहे डेमोक्रेसी के माध्यम से हो, चाहे तानाशाही के माध्यम से, कुछ भी हो, चाहे धर्म का नाम लेके हो, चाहे अधर्म का नाम लेके हो, सरकार बना ले, बस सत्ता सुख मिल जाए, बस यही है। कहने को तो सब संत हैं, फकीर हैं, कोई कहता है झोला उठा के चल देंगे, कोई कहता है कि हम समाज सेवा के लिए आए हैं, कोई कहता है कि हम जनता के लिए ही रात भर जगते रहते हैं, बट दैट इज नॉट द रियलिटी। It's only political tactics to attract voters, बस। तब ये 5 पैरामीटर्स पे तो कमजोर हो गई ये सरकार। और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देखेंगे आप तो एक 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 1991 में, जिसको कि हम संवैधानिक संशोधन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एक अमेंडमेंट किया गया था और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कहा गया कि एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी होगी, एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी होगी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी बना दी गई और ये कहा गया एनसीटी। और ये नेशनल कैपिटल जो टेरिटरी बनाई गई, इसका एकमात्र उद्देश्य ये था कि व्यवस्था को थोड़ा और सुचारू रूप से चलाया जाए। इनके पास अपनी एक विधानसभा बना दी गई, एक
सीएम का चयन कर दिया गया, लेकिन अधिकार अभी भी केंद्र सरकार के पास ही रहेंगे। तो इनके पास कोई खास अधिकार नहीं आए हैं, खाली इनके पास अपना एक लेजिस्लेचर हो गया है, अपना एक लेजिस्लेचर हो गया, एक विधानसभा हो गई है, अपने एक सीएम हो गए हैं। इसके पहले एमसीडी ही वो भूमिका निभाती थी। तो अब क्या वास्तव में कोई स्थिति बदलेगी? जो संविधान के आर्टिकल्स हैं, अगर आप आर्टिकल्स देखेंगे तो ये आर्टिकल्स हैं 239AA, 239AB और 239B, ये 3 आर्टिकल्स से दिल्ली का शासन चलता है। दीज आर द 3 आर्टिकल्स। ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 आर्टिकल्स गवर्नेंस ऑफ दिल्ली इज ऑपरेटिंग। इसी आधार पे दिल्ली का गवर्नेंस चल रहा है। तो ये हमारे पास इसकी वास्तविक एक स्थिति आ गई। तो अब जब दिल्ली में नई सरकार बन गई है, तो क्या इस स्थिति में कोई परिवर्तन आ जाएगा कि क्या केंद्र सरकार बोलेगी कि बीजेपी की ही सरकार है तो अब हम इनको लैंड की राइट्स, लॉ एंड ऑर्डर की राइट्स, पुलिस की राइट्स, एमसीडी की राइट्स और गवर्नर से मुक्ति दे सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि और स्थिति कमजोर हो गई है, क्योंकि जो रेखा गुप्ता है इनका तो अपनी पार्टी में ही उतना ज्यादा जनाधार नहीं है। ये 2 बार एमएलए का चुनाव हार चुकी हैं। इसके पहले ही इन काउंसलर का चुनाव भी बहुत मुश्किल से जीती थी और मेयर का चुनाव भी हार चुकी हैं। तो मतलब इनका कोई पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं है, पार्टी के अंदर भी उतना बड़ा रसूख नहीं है। तो शी विल बी अ डमी कैंडिडेट एंड एवरीथिंग वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और भी जबरदस्त तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे अपने अधिकार को यूज करेगी। जो कुछ भी होगा सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। अगर कुछ गलती हो गई तो ठीक है, इनके सर पे फोड़ देंगे। तो ये बलि का बकरा के रूप में सीएम को यूज किया जाता है अगर पार्टी सेम हो तो। और अगर सब कुछ अच्छा गया तो भी केंद्र सरकार की वाहवाही, अगर खराब गया तो ठीक है, इनके सर पे आ जाएगा। क्योंकि बड़े नेताओं को इसलिए इग्नोर कर दिया गया क्योंकि इनको डमी कैंडिडेट के रूप में यूज किया जाएगा। तो स्टेटस में कोई चेंज नहीं आएगा, उनकी स्थिति ऐसे ही कमजोर बनी रहेगी। और भी कमजोर स्थिति हो गई है क्योंकि अब कोई कन्फ्रंटेशन नहीं होगा, कोई विवाद की स्थिति नहीं बनेगी। देयर विल बी नो कन्फ्रंटेशन बिटवीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड सीएम ऑफ दिल्ली और बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सीएम ऑफ दिल्ली, बिकॉज लैक ऑफ पॉलिटिकल स्टेटस इन हर पार्टी। अपनी पार्टी में इनका बहुत कमजोर आधार है। तो अब आगे आने वाला वक्त बताएगा कि अपने काम की वजह से जानी जाएंगी कि खाली नाम होगा। लेकिन एक बात है कि एक वो भक्ति संगीत होता है ना कि हम सुनते हैं कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो यहाँ कन्हैया को रिप्लेस कर दीजिए। यहाँ कन्हैया की भूमिका में कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर इसको यहाँ पे अप्लाई किया जाए तो यही होगा कि मेरा आपकी कृपा से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट मेरा नाम हो रहा है। तो खाली यही स्थिति होगी और कोई स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। दिल्ली की सरकार हमेशा एक कमजोर सरकार बनी रहेगी जो केंद्र सरकार के अंडर में होगी। दिल्ली गवर्नमेंट विल बी ऑलवेज लेसर गवर्नमेंट एंड विल बी वर्किंग अंडर द डोमिनेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट्स इट। चाहे पार्टी कोई भी हो, चाहे सरकार जिसकी हो, हमेशा चलेगी तो केंद्र सरकार की। तो ये स्थिति है और ये हमारा मुद्दा है। तो हमने कुछ संवैधानिक मसलों की बात की, हमने कुछ दिल्ली सरकार के फ्यूचर की बात की, वर्तमान स्थिति की बात की। ऐसे ही हम बातें करते रहेंगे अपनी अन्य वीडियोस में। मिलते हैं अगले टॉपिक पे। धन्यवाद, नमस्कार।